हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप को हिंदी में कहते हैं विकर्ण संबंध। तो आज हम डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु का प्रमुख गुण होता है विकर्ण संबंध दिखाते हैं। तो देखिए भाई, जितने भी इसमें मेटल्स होते हैं ये सब क्या दिखाते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। और डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इनमें कुछ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज समान पाई जाती हैं। जैसे लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ क्या दिखाता है, ये बोरोन सिलिकॉन के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ, ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। ये इन सभी एलिमेंट्स के गुण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। इन गुणों की समानता के कारण ही इन्हें विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम एवं मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध। आवर्त सारणी में लिथियम तथा मैग्नीशियम के गुणों में समानता पाई जाती है। मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लिथियम है और मैग्नीशियम है उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम पाई जाती हैं लगभग, जिसके कारण ये विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। दिस को डायगोनल रिलेशनशिप। तो देखिए क्या क्या समानताएं होती हैं इसके कारण। नंबर वन, लिथियम और मैग्नीशियम की परमाणुविक त्रिज्या लगभग समान होती है। तो सबसे पहले पॉइंट को आप पढ़ेंगे इसमें, जो लिथियम और मैग्नीशियम है इनकी जो आपकी एटॉमिक रेडियाई है वो क्या है, अप्रोक्सीमेट सेम होती है। नंबर दो पॉइंट, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही आयनिक त्रिज्या क्रमशः 0.76, जब इनकी त्रिज्या बराबर होगी तो आयनिक त्रिज्या भी बराबर होगी लगभग। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। लिथियम तथा मैग्नीशियम के आयन की ध्रुवण क्षमता लगभग समान होती है, जब आपकी पोलराइजिंग पावर भी इनकी क्या होती है, समान होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, मैग्नीशियम के समान लिथियम एक कठोर एवं उच्च गलनांक वाली धातु है। मतलब इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। लिथियम अकेला एक ऐसा धातु है जो मैग्नीशियम की भांति नाइट्रोजन से सीधे क्रिया कर जाता है। तो आप नीचे देख रहे हैं लिथियम प्लस N2 हमें दे रहा है Li3n। इसी प्रकार से मैग्नीशियम भी Mg3n2 बनाता है। तो Mg3n2 बनाएगा मैग्नीशियम, इसी प्रकार से लिथियम भी बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन से ये डायरेक्ट रिएक्शन कर जाते हैं। मैग्नीशियम तथा लिथियम के हाइड्राइड दुर्बल क्षार जल में अल्पविलेय होते हैं। तो इनके जो आपके, ये कह रहा है मैग्नीशियम और लिथियम के हाइड्राइड, तो ये आप हाइड्राइड देख रहे हैं इनके, ये आपके पानी में या दुर्बल क्षार दोनों में क्या होते हैं, अल्पविलेय होते हैं। क्या है, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नीशियम की भांति लिथियम क्लोराइड कार्बोनेट फॉस्फेट जल में अल्पविलेय है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के लवणों में विलेय है। तो ये क्या होता है, केवल कार्बोनेट फॉस्फेट और जल जो होते हैं इनमें अल्प विलेय होते हैं, और ये सभी लवणों में क्या होते हैं, धातु के लवणों में विलेय होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके डायगोनल रिलेशनशिप हैं इसमें कॉमन चीज़ें आती हैं कि जो दो एलिमेंट आपस में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएंगे उनमें प्रॉपर्टी कॉमन होती हैं। इसी प्रकार से ये आपके 10 पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। LiCl और MgCl दोनों एक समान जल अपघटन होता है, सेम दोनों ही आपको पता है ये जल के साथ सेम रिएक्शन देते हैं। लिथियम मैग्नीशियम दोनों कार्बोधातुक यौगिक बनाते हैं, मतलब दोनों ही ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाते हैं। कार्बोधातुक को इंग्लिश में ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं, जैसे CH3Li जिसमें कार्बन सीधा लिथियम मेटल से जुड़ा होता है। तो कार्बोधातुक यौगिक या ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड दोज कंपाउंड्स इन विच द कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मेटल एटम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेरिलियम और एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध। बेरिलियम अनेक गुणों में एल्यूमिनियम से समानता रखता है, इसलिए इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, जब समानता रखेगा तो इसके गुण समान होंगे। तो बेरिलियम तथा एल्युमिनियम दोनों ही क्या है भैया, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या रखते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोगी यौगिक हैं। दूसरा, दोनों का मानक इलेक्ट्रोड विभव लगभग क्या होता है, समान होता है, 1.85 1.67 है। एल्युमिनियम बेरिलियम दोनों HNO3 से क्रिया करके निष्क्रिय हो जाते हैं। दोनों ही क्या हो रहे हैं भैया, एल्युमिनियम बेरिलियम दोनों नाइट्रिक एसिड से क्रिया करके क्या हो जाते हैं, अनरिएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, बेरिलियम और एल्युमिनियम के समान कई संकुल आयन देता है। बेरिलियम क्या करता है, जैसे एल्युमिनियम का AlF6O3 नेगेटिव है, ऐसे ही ये देता है BeF2 नेगेटिव, BeF42 नेगेटिव। मतलब इसके समान ही क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। संकुल का अर्थ होता है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है, बी तथा Al दोनों ही ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। मतलब इनके जितने भी ऑक्साइड आपको ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सभी क्या है भैया, ये आपको यहाँ ऑक्साइड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बेरिलियम और Al2O3 एल्यूमिना वगैरह, ये सब क्या होते हैं भैया, ये NaLO2, ये आपकी ऑक्साइड दिखाई दे रही हैं, ये उभयधर्मी हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं बेटा एम्पोटेरिक। क्या कहते हैं, एम्पोटेरिक।
एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि इनकी ऑक्साइड जो होती हैं, देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये ओवेधर्मी क्यों है। सबसे पहले BeO जो है आपका ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, और BeO जो है यहाँ बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो जो एसिडों के साथ रिएक्शन करके बेस का व्यवहार करें और बेस के साथ रिएक्शन करके एसिड का व्यवहार करते हैं, उन्हें हम ओवेधर्मी या एम्फोटेरिक कहते हैं। दोनों NaOH से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो दोनों की सेम प्रॉपर्टी है, ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेरिलियम और एल्युमिनियम के कार्बन जल से क्रिया करके CH4 गैस देते हैं। ये कह रहा है बेरिलियम एल्युमिनियम दोनों जो होते हैं वो कार्बाइड के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, कार्बाइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके मेथेन गैस बनाते हैं। दोनों की सेम प्रॉपर्टी है। यहाँ आप देख भी रहे होंगे Be2C+2H2O, तो ये BeO निकल गया, CH मतलब मेथेन आपको यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर ये भी मेथेन दे रहा है और ये भी मेथेन दे रहा है, दोनों की सेम प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से दोनों क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके यहाँ क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो दोनों केसों में CO दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे लिथियम का असंगत व्यवहार, इंग्लिश में कहते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो एनोमेलस का मतलब होता है कि ये अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है, सबसे अलग होता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी सब पूरे ग्रुप मेंबरों से भिन्न पाई जाती हैं, डिफरेंट पाई जाती हैं। लिथियम अन्य क्षार धातु सोडियम, पोटेशियम, रूडियम आदि से विभिन्न गुणों में असमानता दर्शाता है। पहला पॉइंट है भाई, सबसे करेक्टर अलग होता है इसका, क्योंकि इसका साइज, तो लिथियम का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसमें द्रवण क्षमता अधिक होती है। आप जानते हैं जब साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, इसलिए इसमें क्या होते हैं, कोवलेंट करेक्टर होते हैं। नंबर 2 पॉइंट की हम बात करें तो इसके संयोजकता कोष में केवल d ऑर्बिटल कक्षक होते ही नहीं है, तो इसमें रिक्त की बात कर रहा है, क्योंकि साइज छोटा है तो इसमें d ऑर्बिटल नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, जब छोटा साइज होगा तो आप मैंने बताई थी आपको ऑफलाइन क्लासों में कि इसकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिनका साइज छोटा होता है, विद्युत ऋणात्मकता हाई होती जाती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और यहाँ आपका लेफ्ट साइज छोटा होता है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें लिथियम सुगमता से वायु से प्रभावित नहीं होता, एयर की उपस्थिति में कोई रिएक्शन नहीं करता, जबकि सोडियम वगैरह जो होते हैं वो रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये सोडियम से कम रिएक्टिव हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लिथियम हाइड्रोजन के साथ 700 से 800 ताप पर क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। लिथियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर मोनोऑक्साइड देता है, जबकि अन्य तत्व परऑक्साइड देते हैं। तो इनमें ये अंतर है, ये मोनोऑक्साइड देगा, सब परऑक्साइड देंगे, तो इसके ग्रुप से ये असमानता रखता है। LiCl एवं लिथियम नाइट्रेट एल्कोहल में घुलनशील होते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुओं क्लोराइड नाइट्रेट एल्कोहल में घुलनशील हैं। तो ये सब क्या है, इसकी अलग गुण हैं अपने परिवार से, इसलिए इसको कहते हैं अनोमेलस बिहेवियर, असामान्य गुण। नेक्स्ट पॉइंट है LCl गर्म करने पर अपघटित हो जाता है, जबकि Na की क्लोराइड अपघटित नहीं होती। मतलब लिथियम क्लोराइड जो होती है ये तो अपघटित हो जाती है, गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन सोडियम की क्लोराइड है वो डिकम्पोज नहीं होती है, इसलिए ये अलग बिहेवियर शो कर रहा है। लिथियम के सल्फेट हैं, अन्य क्षार धातुओं सल्फेटों के समान ये रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये इसको लिथियम का असामान्य व्यवहार बताता है। या फिर लिथियम अकेला जो होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है और कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बेरिलियम का असंगत व्यवहार। तो लिथियम है भैया, ऐसे ही अपने ग्रुप में बेरिलियम भी सबसे छोटा होता है। जब छोटा साइज होगा तो देखिए भाई, बेरिलियम के असंगत व्यवहार का कारण इसके परमाणु साइज का छोटा होना है, परमाणु आकार छोटा होना है। उच्च विद्युत जब छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, उच्च आयनन ऊर्जा भी होगी, संयुक्त कोष में रिक्त d ऑर्बिटल भी होंगे नहीं, क्योंकि जब साइज छोटा होता है तो d ऑर्बिटल भी नहीं होते हैं। अब देखेंगे अगला पॉइंट आगे। पहला पॉइंट, बेरिलियम द्वितीय समूह के अन्य तत्वों की अपेक्षा कठोर होता है। तो जब ये कठोर होता है और सभी मुलायम होते हैं, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा उच्च होता है, हाई होता है। बेरिलियम का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, अन्य धातुओं से हाई होता है। बेरिलियम की दो पोलराइजिंग पावर है, द्रवण क्षमता, वो इसलिए वो सैसोइक बंध बना देता है, क्योंकि द्रवण क्षमता अत्यधिक होती है, ज़्यादा होती है। जबकि और सब क्या होते हैं, ये आयनिक होते हैं, यही कोवलेंट होते हैं। बेरिलियम का जलापटन नहीं होता है, जबकि अन्य मृदा धातुओं का जलापटन हो जाता है, मतलब इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है। देखिए आगे देखेंगे आप, बेरिलियम की जो कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करके मेथेन निकालती हैं, जैसे उसकी लिथियम की निकाल रही थी। बेरियम के हाइड्रोक्साइड ओवेधर्मी होते हैं, मैंने भी आपको बताया था, इनके ऑक्साइड HCl और Na दोनों के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एसिडों के साथ बेस का व्यवहार और बेसों के साथ एसिडों का व्यवहार करते हैं, इसलिए इसे एम्फोटेरिक या ओवेधर्मी कहते हैं। बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ सीधे संयोग करके हाइड्राइड नहीं बनाता है, जबकि अन्य सदस्य ऐसा करते हैं। तो बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है,
यहाँ आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और सभी करते हैं, तो इसका ये असामान्य व्यवहार है, एनोमेलस बिहेवियर होता है। बेरिलियम के क्लोराइड्स असंयुक्त प्रकृति के होते हैं, जबकि अन्य धातुओं क्लोराइड की प्रकृति ये आपकी नहीं होती है, क्योंकि ये आयनिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेरिलियम के अंदर संकुल बनाने की प्रकृति अत्यधिक होती है। बेरिलियम क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन और नहीं बना पाते हैं क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। तो ये तो बात हो गई कॉम्प्लेक्सों की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें हाइड्राइड्स। तो एस ब्लॉक के जो आपके एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन के साथ सीधा संयोग करके मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट रूप से, ये हाइड्राइड बना देते हैं। जैसे CH2 SR2 BaS2, ये आपकी आयनिक प्रकृति के हैं, और बेरिलियम मैग्नीशियम की हाइड्राइड जो होती हैं ये कोवलेंट प्रकृति की होती हैं। बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ संयोग करके ये आपका देख रहे हैं करके 2 इलेक्ट्रॉन तीन केंद्रीय बंध बनाता है, जिसे हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूँ कि जब बॉन्ड आपका जो तनाव में होता है तो ये बनाना बॉन्ड भी बना लेता है। तो ये इस प्रकार की संरचना बनाता है। नीचे आपको दिख रही होगी केला के आकार की संरचना बन रही है। बनाने की विधि क्या है, सीधा आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो लिथियम प्लस हाइड्रोजन के साथ 2LiH 600 से 700 इसमें टेम्परेचर रहेगा। ये रिएक्शन आपको दिख रही है, इसको आप देख लेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो हमसे पूछ लेंगे। प्रॉपर्टी देखेंगे हाइड्राइडों की, सभी क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, हाइड्राइड, श्वेत, अवाष्पील, ये याद करने का मैटर होता है। मैंने आपको बताई थी ऑफलाइन क्लासों में कि जो प्रॉपर्टी फिजिकल वाली होती है वो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, कि जो आपकी क्षार धातु होती हैं और क्षारीय एल्कलाइन मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आपकी श्वेत हाइड्रोक्साइड श्वेत होती हैं, अवाष्पशील मतलब नॉन वोलेटाइल होती हैं, विद्युत के कुचालक ये होती हैं आपकी इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं। ये सभी क्रियाशील यौगिक होते हैं, रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, एंड हाइड्रोजन धातु से हाइड्रोजन आयन के रूप में अलग होती हैं, H नेगेटिव के रूप में अलग हो जाते हैं। यहाँ देखेंगे आप बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़कर सभी हाइड्राइड आयनिक होते हैं, क्योंकि इनके कोवलेंट होते हैं। नीचे जो दिया गया है इनकी हाइड्राइडों का क्रम दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो सबसे कम है लिथियम हाइड्राइड है, इसमें आयनिक करैक्टर सबसे कम होते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर जो ऑर्डर दिया हुआ है, क्रम दिया हुआ है, ये आपका आयनिक स्ट्रेंथ के घटते हुए क्रम में दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ये जल तथा अन्य प्रोटीन ब्लैकों में C2H5OH NH3 आदि के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जल पानी के साथ और अन्य प्रोटीन प्रोटोनिक ब्लैकों में, मतलब जो प्रोटोन देते हैं ऐसे सॉल्वेंटों में, ये हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे LiH प्लस H2O गिव्स अस LiOH का LiOH प्लस H2, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन निकल रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो H2 आपको दिखाई दे रही है एंड में, तो कहने का मतलब ये है कि पानी के साथ या अमोनिया के साथ या एल्कोहलों के साथ ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। सेकंड बी पॉइंट देखेंगे, रिएक्शन विद HCl एसिड, HCl के साथ रिएक्शन NaCl बनता है। तो आप जानते ही हैं NaH प्लस HCl, तो यहाँ बनेगा H2 प्लस NaCl, इसका मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये एसिडों के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस देते हैं। रिएक्शन विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है, ALH3 होता है। तो इनके साथ रिएक्शन करके ये LiLH4 बनाते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाते हैं। अगला है रिएक्शन विद एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड्स। तो मैंने आपको बताया था कि LiLH4 जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में बदल देगा, दोबारा कराने पर ये एल्केन बना देते हैं। नेक्स्ट आएंगे नीचे आपका सी पॉइंट है, एज ए हाई रिड्यूसिंग एजेंट हाई टेम्परेचर पर। आपको पता है सोडियम हाइड्राइड है, मेटल की हाइड्राइड जो होती हैं हाई टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती हैं, तो इस यहाँ रिडक्शन ये करेंगी। जैसे नीचे देखेंगे LiH प्लस Cl2, तो यहाँ से आपका HCl बाहर हो गया है, LiCl बन गया है। ऐसे CO2 प्लस NaH दिया हुआ है तो HCOONA बन गया, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। विलायकन प्रवृत्ति सॉल्युशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, तो क्या कह रहा है सुन लीजिए भाई, इसमें क्षार धातुओं के लवण जल में घुलकर आयन देते हैं और इसी कारण ये विद्युत के चालन करते हैं। जो आपके क्षार धातु होते हैं या आपके एल्कली मेटल्स हैं, वे जल में जब घोल दिए जाते हैं तो उनमें से आयन निकलते हैं, और जो करंट जो फ्लो होता है वो आयंस की वजह से ही होता है। समूह में नीचे जाने पर जल विलयन की मात्रा कम होती जाती है, तो ग्रुप में नीचे जाएंगे तो इसकी मात्रा कम होती चली जाएगी, चूंकि लिथियम की आयनिक त्रिज्या समूह में सबसे कम होती है, सबसे कम होगी। तो यहाँ पर आपकी देखिए विभिन्न आयनों की इन्होंने क्या दे रखी है, चालकता दे रखी है। जब इसमें चालकता कम होगी, इसका साइज छोटा है, तो यहाँ पर कम आयंस निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी।
जब आयन जल में घुलते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब कोई चीज़ जल में घुलेगी तो उसमें एनर्जी तो निकलेगी, तो इस ऊर्जा को हम जल योजन ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि जल में योजन हो रहा है। और इसे विलायकन ऊर्जा भी कहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब घुलेगी जल में तो वो सॉल्युलेशन एनर्जी। अधिकांश क्षार धातु लवणों की विलेयता समूह में ऊपर से नीचे चलने पर घटती है। तो ये कह रहा है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं जब ग्रुप में ऊपर जाते हैं तो ये विलायकन ऊर्जा जल योजन ऊर्जा क्या होती है, डाउन हो जाती है। किंतु क्लोराइड और कार्बोनेट इनमें अपवाद हैं, जिनकी विलेयता समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है। तो यहाँ पे जो क्लोराइड्स होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, इनकी समूह में नीचे जाने पर विलायकन ऊर्जा क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं जल योजन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो नीचे आपको ये शायद जैसे जैसे आप देख रहे हैं बड़ा होता जा रहा है तो इनकी ये घटती हुई चली जा रही है। तो ये आपको दिखाया लिथियम की है, फिर सोडियम कम हो गई, फिर पोटेशियम की, फिर उसके बाद नीचे जाते जाते और कम होती चली जा रही है। नीचे देखेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी। संकुल एक ऐसा यौगिक होता है, इसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु आप जानते हैं, ये आपके सेंट्रल एटम रखते हैं। इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने देखा होगा, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो एक तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका एक तो बीच में सेंट्रल में मेटल हो गया, और इससे जितने भी ये बॉन्ड लगे होते हैं ये सब लिंक्ड कहलाते हैं। और ये कोष्टक में बंद होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये आपका आपका कहलाता है जैसे नीचे एग्जाम्पल आपने देखा होगा K4CN का होल 6, तो ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होते हैं, लिगैंड चारों तरफ से एक मेटल आयन को घेरे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वे धनायन जो अति प्रभावशाली ध्रुवण करने की क्षमता रखते हैं, स्थायी संकुल बनाते हैं। ये कह रहा है कि वे पॉजिटिव आयन जो अति प्रभावशाली ध्रुवण करने की क्षमता रखते हैं, स्थायी संकुल बनाते हैं, मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। संकुल के स्थायित्व के लिए निम्न गुणों का होना जरूरी है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो उसमें गुण होने चाहिए। नंबर 1, परमाणु या धायन का छोटा होना। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था, जितना कैटायन का आकार छोटा होगा उतना क्या होगा, ये स्टेबल होगा। नंबर 2 पॉइंट, तो धनायन का उच्च आवेश। धनायन मतलब कैटायन जो होता है पॉजिटिव चार्ज आयन, उस पर क्या होगा, हाई चार्ज होगा। उचित ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल, रिक्त डी ऑर्बिटल उपलब्धता। जितने आपके डी ऑर्बिटल खाली होंगे उतना ही टेंडेंसी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स बनाने की। तो जो कंपाउंड इनके पास डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, ये नीचे चित्र इनको देख लेंगे एक बार, तो जिनमें डी ऑर्बिटल खाली होते हैं वे आपके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब देखिए नीचे थोड़ा ये टॉपिक जो है आपका क्षार धातु, एरिल एवं एल्किल यौगिक, इनके कौन कौन से कंपाउंड होते हैं इसको हम देखेंगे, और फिर आपके इनके गुण चल जाएंगे, इस प्रॉपर्टी इनके बारे में। तो हम इनकी बात अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।